Assalamualaikum everyone. How are you? I hope you're fine. Today our topic is two locus genetics is concerned with haplotype frequencies. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. हैप्लोटाइप मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स एट मोर देन वन लोकस. हैप्लोटाइप के बेसिकली काफ़ी मीनिंग्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमारा मीनिंग हम इसको लेके चलेंगे वो ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील्स हैं वो लोकल्स पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देयर आर सेवरल लोकाई एंड सेवरल अलील्स. ठीक है, तो अलील्स की अरेंजमेंट इन द लोकस, ठीक है, और उनकी कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, यानी एक अलील के साथ दूसरा कौन सा अलील दूसरे लोकस पर कौन सा उसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोटाइप. इसमें हम कंसीडर करेंगे. वैसे एक क्रोमोसोम के ऊपर अलील्स की अरेंजमेंट को हम हैप्लोटाइप कहते हैं, पर यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. ठीक है, for two loci with two alleles A1, A2, B1 and B2, there are four haplotypes, means four combinations. अगर हमारे पास ये चार अलील्स हैं तो ऑफ कोर्स जितने अलील होंगे उतने ही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पॉसिबल. A1 या तो B1 के साथ होगा, A1 या तो B2 के साथ होगा, सिमिलरली A2 या तो B1 के साथ होगा या A2 B2 के साथ होगा. अब इसको हम जरा सा इसको मैं आपको बता देती हूँ. Suppose this is my chromosome 1. This is my A1 allele. Okay, A1 allele. This may okay, B1, or you can take anyone, B1 allele. Cool. So you always you already know that chromosomes are always present in the form of pair in the डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल करें तो ये एन है, यानी ये हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड में कॉम्बिनेशन A1 B1 है, यानी ये एक अलील है एक लोकस पे, ये दूसरा अलील है दूसरे लोकस पे. ये एक अलील्स का हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अब इसमें. अब हम सिंगल अलील की बात नहीं करेंगे. इसी तरह से ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर बात है इसमें दो क्रोमोसोम्स होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनको हम बोलते हैं. तो दूसरा एक अगर ए अलील है तो उसका अल्टरनेटिव ए अलील होगा दूसरे क्रोमोसोम पे. अब A1 भी हो सकता है, ए का दूसरा A1 का अल्टरनेटिव क्या होता है, A2. ठीक है, यहाँ पे हम A2 ले लेंगे. ठीक है, ये इसका दूसरा एक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है. तो अगर यहाँ पर आई कलर की जीन है, ये ए लेट्स सपोज, तो यहाँ पे भी आई कलर की जीन ही होगी ए. ठीक है, A2, दोनों का काम एक ही है. ये भी B2 यहाँ पर होगी. अब ये जो चारों अलील्स का कॉम्बिनेशन है ना, इसको मैं कह रही हूँ कि ये मेरे हैप्लोटाइप्स हैं. ठीक है, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. कूल. सॉरी. So now a diploid individual genotype will be something like A1 B1. ओके, एक क्रोमोसोम जो मैंने आपको पहले दिखाया A1 B1 और दूसरा साथ में A1 B2. कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A2 ही हो. A1 की टू फॉर्म्स हैं, या तो A1 भी हो सकता है A2 भी हो सकता है. अब यहाँ पे A1 भी हो सकता है इसके काउंटर पार्ट में, और A2 भी हो सकता है. और यहाँ सिमिलरली B1 है तो यहाँ B2 के अलावा B1 भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमने कॉम्बिनेशन देख लिए डिप्लॉइड के. अब वो कह रहा है इट हैज टू हैप्लोटाइप्स, one inherited from each parent, just as a one locus genotype contains two genes from the two parents. अब देखें, ये जो टू जीन्स है ना, ये जो टू क्रोमोसोम्स है मेरे पास, ये एक पेरेंट से है और ये एक फादर से और एक मदर से है. ठीक है, जब जाइगोट बनता है तो एन और एन मिलके 2N बनते हैं. एक एन आता है फादर की साइड से और एक एन आता है मदर की साइड से. एन मीन्स 23 क्रोमोसोम्स हम अपनी अगर बात कर लें. ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जाइगोट में. अब देखो, ये एन है मेरा फादर वाला और ये एन है मेरा मदर वाला. ठीक है, दोनों का अगर मैं क्रोमोसोम 1 ले लूं, क्रोमोसोम 1, तो ये क्रोमोसोम 1 है फादर का और ये क्रोमोसोम 1 है मदर का. दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक जैसे इनकी जीन्स एक जैसी एक ही सीक्वेंस पर होंगी. अगर इसके पास यहाँ पर इस पोजीशन पे ये लोकस एक आई कलर का है तो इसके पास भी आई कलर का ही होगा. ये अगर स्किन कलर का है तो ये भी स्किन कलर का. ठीक है, तो ये वो बात कर रहा है कि ये जो है ये सिंगल हैप्लोटाइप और ये सारा कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लॉयड हैप्लोटाइप्स. ठीक है, आगे समझ. अगली बात कर लेते हैं. इफ द ए एंड बी
If the A and B loci are on the same chromosome, each haplotype is a gene combination on a chromosome, but haplotypes can also be specified for loci on different chromosome. अब लाजमी नहीं है क्योंकि हम दो से ज्यादा लोकाई की बात करें. अब आप अलील्स पे फोकस मत करें. ये तो अलील हो गया A1, इसके आगे दो टाइप्स हैं, जैसे A2 है, A1 है, दो पार्ट्स हैं. अब हम लोकाई की बात करें. अलील्स तो आपको पता है कि एक ही जीन्स के दो पार्ट्स हैं, पर यहाँ पे हम एक ही जीन्स के दो पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम दो सेपरेट जीन्स की बात कर रहे हैं. आप ये समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये दो लोकाएं हैं, ये दो सेपरेट सेपरेट जीन्स हैं. अब लाजमी नहीं है कि अगर ये क्रोमोसोम 1 है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्रोमोसोम 1 है, तो इसका जो A1 और B1 एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, तो यही आपस में जो है इनकी हमने बेसिकली इस टॉपिक में ना इनकी एसोसिएशन पढ़नी है, इनकी लिंकेज पढ़नी है कि ये जो एक क्रोमोसोम के दो लोकस के डिफरेंट एलील्स और जीन्स हैं, उनके आपस में क्या कॉम्बिनेशन है. अब आप इस देखें, कॉमन सेंस की बात है कि एक क्रोमोसोम पे एक जीन तो नहीं है, देर आर मैनी जीन्स. अब एक क्रोमोसोम के ऊपर मैनी जीन्स हैं, तो उन आपस में उनका कोई रिलेशन भी तो होगा ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, ठीक है. अब इनकी हमने एसोसिएशन देखनी है, इनकी हमने एसोसिएशन पढ़नी है. अब ये दो क्रोमोसोम भी आपस में एक दूसरे के साथ हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम आपको याद हो तो क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ी थी. आगे मैं इसकी बात करूंगी रिकम्बिनेशन के आगे से, ये हमारे टॉपिक में आगे आने वाला है, ठीक है. तो अब वो ये कह रहे हैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल जीनोटाइप विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हमने पढ़ लिया. If the on the same chromosome, but haplotypes can also be specified for the loci on different location. अब ये haplotypes जरूरी नहीं है कि एक ही क्रोमोसोम पे A1 और B1 हो सकता है क्रोमोसोम 1 पे A1 है तो B2 जो है वो क्रोमोसोम 4 पे भी हो सकता है, क्रोमोसोम 2 पे भी हो सकता है. ये एसोसिएशन भी इनकी होती है, पर अभी हम एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है. फ्रीक्वेंसीज ऑफ हैप्लोटाइप्स में और मे नॉट बी इन द लिंकेज इक्विलिब्रियम. अब इससे पहले मैं आपको लिंकेज इक्विलिब्रियम बता दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. देखिए मेरी बात सुने, ये जो दोनों जीन्स है ना, ये आपस में लिंक्ड है, एसोसिएट करिए एक ही क्रोमोसोम पे. अब हो सकता है कि ये जो आपस में ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है 2n, जब ये अपने गोनेट मतलब गेमीट्स बनाएगा तो ये 2n से n पे जाएगा और मियोसिस होगी. अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है. आप मियोसिस को थोड़ा सा कर लें, अगर आपको मियोसिस अच्छे से आती है तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी. ये जो जीन है, ये मैंने बताना है कि A1 और B1 अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम बात करें मेंडल्स के लॉ की, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी अपना एक अथॉरिटी रखती है, अपनी पूरी पूरी जो है ना, इसके पास भी इक्वल राइट है एक जीन का इस जाने का अगली जनरेशन में, और इसके पास भी इक्वल राइट है. इसका मतलब ये नहीं है, और ये भी आपस में ऐसे ही है कि इसके पास जितना राइट है उतना राइट B2 के पास भी है अगली जनरेशन में जाने का. अब आप ये बात सोचेंगे कि वो तो ऑब्वियस ही बात है कि क्रोमोसोम 1 है तो नेक्स्ट जनरेशन में ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम 1 नहीं जाएगा, है ना. तो ये A1 और B1 जीन्स भी चली जाएंगी, ठीक है. ये यहाँ तक तो बात समझ आती है, यहाँ तक बात समझ आती है. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लिंकेज इक्विलिब्रियम. ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये जुड़ी हुई तो नहीं है. ये इसका मतलब ये नहीं है कि A1 अगर जा रहा है तो B1 उसको रोक रहा है, नहीं नहीं तुम नहीं जाओ या मैं नहीं जा रहा, यानी ये इनका आपस में कोई इतना ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है, ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम उठ के चला जाएगा. और इनका डिस्टेंस देखें. अब अगर मैं बात कर लेती हूँ, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गई. ये जब आप क्रॉसिंग ओवर का मियोसिस में फिनोमेना पढ़ते हैं, तो ये इससे और ये इससे सपोज करें एक्सचेंज हो गया, यहाँ B2 आ गया और यहाँ B1 आ गया. अब अगली जनरेशन में मैं अगर गेमीट्स बना रही हूँ और ये वाला क्रोमोसोम डोनेट हो रहा है फॉर फादर साइड का ये वाला क्रोमोसोम नहीं जा रहा, सपोज कर लें. अब B1 के पास तो चांस नहीं रहा ना क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, यहाँ पे B2 आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, तो A1 और B1 आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन रहा. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, इन दोनों के पास इक्वल इक्वल राइट्स थे पहले, लेकिन अब इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है. यहाँ तक तो बड़ी अच्छी इजी होगी, बात समझ आ गई आप लोगों को. आगे पढ़ते हैं. अब वो कह रहा है, in the absence of selection and in random mating, the frequencies of haplotypes will be found by R.D. Weinberg equilibrium. This is also to the डिस्कवरी ऑफ लिंकेज इक्विलिब्रियम. जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी हैप्लोटाइप्स की हमने फाइंड आउट करनी शुरू की ना कि ठीक है चलो ये हैप्लोटाइप्स हैं, ये आपस में ये कॉम्बिनेशन है A1 A2 B1 B2, यानी A1 B1 कॉम्बाइंड विद A2 B2, ये कॉम्बिनेशन है. मैंने अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखनी कि अगली जनरेशन में क्या सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी यही कॉम्बिनेशन आता जा रहा है अगली जनरेशन में. अगर इससे नेक्स्ट ये अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाता है तो क्या उनके पास भी A1 B1 का कॉम्बिनेशन A2 B2 के साथ ही होगा? ऐसा नहीं होता.
क्यों? क्योंकि मियोसिस हो जाती है। जब मियोसिस होती है तो ये चेंज हो जाता है कॉम्बिनेशन। सपोज करें यहाँ A1 B2 आ जाएगा और यहाँ पे A2 B1 आ जाएगा। कॉम्बिनेशन तो चेंज हो गया ना नेक्स्ट जनरेशन में, यानी इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, तो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार क्रॉसिंग ओवर होने से, अब ये भी माइंड में मेरी बात रखें, हर बार क्रॉसिंग ओवर होने से ऐसा नहीं है कि ये B1 जीन और B2 जीन एक्सचेंज हो जाए। हो सकता है क्रॉसिंग ओवर इतने पार्ट की हो, यानी इस क्रोमोसोम की इस क्रोमोसोम के साथ हो जाए और A1 और B1 वाले हिस्से की क्रॉसिंग ओवर ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगली जनरेशन में A1 और B1 नहीं जाए। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। लिंकेज इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन इन व्हिच द हैप्लोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन हैव द सेम वैल्यू दैट दे वुड हैव इफ द जीन्स एट ईच लोकस वर कंबाइंड एट रैंडम। अब लिंकेज इक्विलिब्रियम ये है कि अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हम क्या सोच के बैठे हुए थे कि ये जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा तो हमने यही सोचा था कि एक्सपेक्टेड जो कॉम्बिनेशन होगा वो यही कुछ ऐसा ही बनेगा, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2, यानी कुछ हमने यही कॉम्बिनेशन बना के बैठे हुए थे, A1 B1 आएगा और इस तरफ से कोई और आ जाएगा। तो मतलब हमें यही कॉम्बिनेशन था, पर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो हमारा कॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड आंसर आया। तो एक्सपेक्टेड जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है उसको वो क्या था, लिंकेज इक्विलिब्रियम के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड यही फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी। अगर ये चीज मेंटेन रहे तो हम कहते हैं कि लिंकेज इक्विलिब्रियम है। इनकी जो लिंकेज है ना वो इक्विलिब्रियम है, यानी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली आगे जा रहे हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली आगे जा रहे हैं मीन्स ये भी 50% चांस लेके आगे आ जाएगा और ये भी 50%। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो लिंकेज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। The haplotype frequencies observed differ from expected frequencies by factor D. अब जो D है ना उसको हम डिसइक्विलिब्रियम यानी का रेट मतलब उसका कॉज है, which is crucial part of the observation. It is called as correction factor. We add and subtracted from the frequencies. The observed haplotype frequencies are given as. अब ये फॉर्मूला है, ये देख लें आप कि हैप्लोटाइप फ्रीक्वेंसी है A1 B1, इसको मैं A कंसीडर कर लूंगी। ठीक है, A इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस D। अब ये है A1, साथ में B2 आना है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आई विल डबल चेक इट। अभी आप लोग इसको यहाँ पे देखें A1 B2 दैट इज B इज इक्वल टू P1 Q2। यहाँ पे मैं A1 को P1 कहूंगी और B1 को Q1 और A2 को P2 और B2 को Q2 कहूंगी। ठीक है, इसी तरह A2 B1 C इज इक्वल टू P2 Q1। और अब आप ये देखें कि इसमें से ना हमने करेक्शन फैक्टर है, ये D हमारा करेक्शन फैक्टर है फ्रीक्वेंसी का। A1 B1 में हमने प्लस D कर देना है और A1 B2 में हमने माइनस डी करना है। इसी तरह A2 B1 में माइनस डी और A2 B2 में प्लस डी, जो सिमिलर हैं यानी A1 B1 जो सेम है जो कॉम्बिनेशन, उसमें हमने करेक्शन फैक्टर को ऐड कर देना है। और जो डिसिमिलर है यानी A1 B2 या A2 B1 जो डिसिमिलर है उनमें से हमने करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है। अब ये इसकी बात मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे, यानी ये जो होमोजाइगस जीन्स हैं उनमें ऐड होगा और जो हेटेरोजाइगस है उनमें सब्ट्रैक्ट आपने करना है। ठीक है, सो द टोटल फ्रीक्वेंसीज, अब हम हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम के साथ ही इसको लेके चल रहे हैं। तो हार्डी विंगबर्ग में जो सारी फ्रीक्वेंसीज ओवरऑल जो पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको 1 के इक्वल कर देते हैं, जैसे कि हमने अपनी कंडीशन भी सेट की थी कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट नहीं कर रही। चलें जी, अब देख लें A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दीज A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। ऑल्सो P1 Q1 प्लस, ओके ये हो गया, ये आप देख लीजिएगा। एंड द सम ऑफ 2 प्लस डी एंड 2 माइनस डी 0। अब ये आपस में जब इनका हम सम करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो डी तो खत्म हो गया, डी 0 हो जाएगा, 0 डी 0 हो गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड। नाउ टू अंडरस्टैंड डी इज दिस अ मेजर ऑफ लिंकेज disequilibrium. Linkage equilibrium is when D is equals to 0 and means that alleles at the two loci are combined इंडिपेंडेंटली। D का मतलब ये, अगर D 0 है ना तो इसका मतलब ये है कि रिकम्बिनेशन नहीं हो रही है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रही है और जो लिंकेज इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अब ये कैसे है, करेक्शन फैक्टर था क्या, सपोज कर लें अगर यहाँ पे करेक्शन फैक्टर सेम होता तो ही आंसर 0 आना था ना, सेम होता यानी जितना ऐड हो रहा है उसी लिहाज से सब्ट्रैक्ट हो रहा है हेट्रोजाइगस में से। होमोजाइगस में जितना ऐड हो रहा है हेट्रोजाइगस में उतना ही सब्ट्रैक्ट होके, तो जब हमने टोटल प्लस किया हर चीज को तो डी हमारे पास 0 आ रहा था। अब डी की बात ये है यहाँ पे, चले हमने डी को कर दिया माइनस, 0 हो गया। इस इक्वेशन को भी आप छोड़ दें, डी 0 हो गया। आप ये बात याद रखें कि अगर किसी भी पॉपुलेशन की इसमें डी की वैल्यू डी अगर 0 है तो इसका मतलब है कि लिंकेज इक्विलिब्रियम है। अगर मैं आपको ये इन पिक्चर शो कर दूं ना तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ये मैंने अपनी आपकी
ईज के लिए डाली है। देखें, ये है ए, इसको आप A1 कह लें, ये है बी। इन्होंने ये जो मैंने नेट से डाउनलोड किए थे इसके अपने उन्होंने नाम रखे हुए, ठीक है। सपोज ये मेरी टू लोकस हैं, टू जीन्स हैं, ठीक है। ये भी टू सेपरेट जीन्स हैं। अब इनकी ना देखें आप, असॉर्टमेंट हो रही है। असॉर्टमेंट के दो पॉसिबल चांसेस हैं, या तो ये पूरे का पूरा एज इट इज आ रहा है और ये पूरे का पूरा एज इट इज आ रहा है। और अगर अंदर क्या हो जाए, अगर अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यानी गैमेट्स की क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो क्या सीन बनेगा? ए बी और ये थोड़ा सा पार्ट लेके यानी कैपिटल ए स्मॉल बी आ जाएगा। यहाँ ये क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट्स है, और ये अगर इन केस रिकम्बिनेशन नहीं होती, ये है लिंकेज इक्विलिब्रियम। यहाँ से अब आप इसका कंसीडर करें कि ये जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये चारों बनने की, चारों पॉसिबिलिटीज इक्वल है। ये ऐसा नहीं है कि ये ए और बी जो हैं वो आपस में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब अगर आप डिसइक्विलिब्रियम देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। ये है जी ए बी जीन, कैपिटल ए जीन, और ये है बी जीन। अब ये आपस में ना बहुत करीब करीब है। इस कॉम्बिनेशन का आने का 49% चांस है, इस कॉम्बिनेशन का आने का भी 49% चांस। रिकम्बिनेशन होने का यहाँ पे चांस कितना है? 1%। यानी ये जो जीन है ना, ये जीन, ये कॉम्बिनेशन के ए कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आ रहा है, और कैपिटल ए यानी A1 B1 और A2 B2 आप कर लेना। तो ये बी जो है, ये यानी कॉम्बिनेशन अगर खराब हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है पेरेंटल जो हमारा था, तो ये रिकम्बिनेशन हो रही है। अब इतने छोटे पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर थोड़े डिस्टेंस पे होती है, अगर दो जीन्स आपस में डिस्टेंस पे बैठी हुई हैं। अब आप मेरी एक बात देखें कि आप ये कह रहे हैं कि ये दो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं। ये ही दो पॉसिबिलिटीज के ज्यादातर चांसेस हैं, मोस्टली 90% ये चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दो जीन्स आपस में लिंक यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बी अपनी पोजीशन चेंज कर ले, इस ए को छोड़ दे, कैपिटल ए को छोड़ के कहे नहीं मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने स्मॉल ए के साथ रहना है। ये बी इंडिपेंडेंट नहीं रहा अब, ठीक है। यहाँ पर ये ए और ये बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज के इक्वल चांसेस हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। अब यहाँ पे जो बी है ना, वो समवट, ये जो दो लोकस है ना, एक दूसरे से दो जीन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट अब नहीं रहे हैं, ये डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे। ए इस ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, इसके साथ ही हमेशा आएगा। और ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, यानी A1 B1 के साथ ही आएगा हमेशा, कहने का मतलब है। और A2 B2 के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि A1 B2 के साथ आ जाए और A2 B1 के साथ आ जाए, ठीक है। मतलब आपस में ये डिपेंडेंट है। ये देखो इतनी छोटी हिस्से पे क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है क्रॉसिंग ओवर के लिए, अगर आपको क्रॉसिंग ओवर याद हो, डिकम्बिनेशन। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अब दे दिया है। अब वो बात ये करना चाह रहा है कि जो डिसइक्विलिब्रियम है ना, अगर तो डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 0 है, तो ये लिंकेज इक्विलिब्रियम है। अब डी है करेक्शन फैक्टर। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि डी इज द चांस कि अगर डी इन दोनों में इंडिपेंडेंस अगर जो है वो 0 है, यानी ये दोनों के पास इक्वल इंडिपेंडेंस है, आपस में इंडिपेंडेंट हैं, यानी कोई करेक्शन फैक्टर इसमें नहीं आ रहा, डी डिसइक्विलिब्रियम का कांस्टेंट नहीं है, इनके अंदर इक्वल राइट्स हैं, तो ये बनेगा लिंकेज इक्विलिब्रियम। अगर डी की कोई वैल्यू है, यानी डिसइक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी अब यहाँ पर नहीं मेंटेन हो रही है, इक्वल राइट्स अब इनके पास नहीं है। एक ये वाला सिनेरियो जो है ना, इनके पास इक्वल अब राइट्स नहीं, इक्वल पॉसिबिलिटीज नहीं रही है। इस वाली पॉसिबिलिटी के पास ज्यादा चांस हो गया आने के, और इस वाली पॉसिबिलिटी के भी ज्यादा चांस हो गया आने के, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अब आगे चलते हैं, अब हम जल्दी जल्दी अपना टॉपिक खत्म करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में उन्होंने ये बोला है कि अगर आप देख लें पेपिलियोमेम्नन की एग्जाम्पल ले लें, पेपिलियोमेम्नन एग्जाम्पल जो मैंने पीछे पढ़ाई थी आपको, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि टी प्लस जो जीन है ना, यानी टेल वाली बटरफ्लाईज, और साथ में उन्होंने विंग्स की शेप और विंग्स के कलर बताए हुए थे। यानी टी प्लस का मतलब कि टेल है इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंबाइंड विद द अदर एलील्स W1 F1 E1 एंड B1 rather than with W2 W3 और W4. there is a large excess of the haplotypes T plus W1, मतलब ये अगर जो टेल वाली जीन है ना, वो इनके साथ जुड़ी हुई है, यानी डिसइक्विलिब्रियम है यहाँ पे। ये एक दूसरे, ये डिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं हो सकता कि टी प्लस वाली जीन जो है वो
इस कॉम्बिनेशन के साथ आ जाएगी, ये वाले विंग कलर और ये वाली फ्लाइट मतलब इन जीन्स के साथ नहीं आएगी। और जो टी माइनस है यानी जिन बटरफ्लाइज में टेल नहीं है ना, वो इस कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं हमेशा। यानी कि वो ये कह रहा है कि पेप्रियोमेनन की जो एग्जांपल है ना, वो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करिए, यानी दो जीन्स आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास 50-50 इनकी प्रोबेबिलिटीज नहीं बन सकती कि यानी कि ये चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अगली जनरेशन में जाने के लिए। अब यहाँ पर आप आ जाए, वेट, मैं आपको जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी अपने क्रोमोसोम्स की समझाकर, उसको जब आप देखेंगे, शो यू ये, अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों जीन्स आपस में लिंक इस तरह से हैं कि इनके पास इंडिपेंडेंसी नहीं है। अब अगली जनरेशन में मैं ये कहूँगी कि इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल मतलब 90% चांसेस जो है ना, वो यही कॉम्बिनेशन रहने के हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ थी जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट हैप्लोटाइप्स। अब चलो इनकी तो बात हो गई कि चलो ठीक है, हमने बात कर ली कि हम हैप्लोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कैसे है, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम भी हमें समझ आ गई, लिंकेज इक्विलिब्रियम भी समझ आ गई। अब हम जरा फ्रीक्वेंसीज निकाल के देखते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली एक चीज़ को देखें तो हमें समझ आए कि अच्छा मैथमेटिक्स करेंगे तो ही समझ आएगी ना हमें। अब फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि क्या क्या फ्रीक्वेंसीज बनती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्लोटाइप इज गिवन एज ए इन वन जनरेशन एंड ए बार इन next generation. In the absence of natural selection, frequency of haplotypes changes, but the frequency of each generation remains constant. ठीक है, हैप्लोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच जीन रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये हमने ना क्राइटेरिया सेट किया, या आपने सेट करना है। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्लोटाइप्स A1 A2 B1 B2, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तो चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं कह दूं A1 B1 कॉम्बिनेशन 50% प्रेजेंट है, A1 B2 कॉम्बिनेशन एक पॉपुलेशन में 30% प्रेजेंट है, और A2 B1 कॉम्बिनेशन जो है ना, वो 15% प्रेजेंट है। हैप्लोटाइप्स के कॉम्बिनेशन तो मैं चेंज करवा सकती हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकती, मैं ये जो जीन की फ्रीक्वेंसी है ना, वो नहीं मैं चेंज करूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा जी, ए जीन यानी ये वाली जीन और ये वाली जीन की बात नहीं मैं करूंगी भाई के जी ये वाली जीन जो है वो पॉपुलेशन में 80% और ये वाली जीन 10% है। नो, ये जीन्स जो है ना, इन्होंने हर पॉपुलेशन में प्रेजेंट होना है इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी ये जो जीन्स हैं, हाँ, इनके कॉम्बिनेशन हैप्लोटाइप्स A1 के साथ किसने आना है और A2 के साथ, यानी जीन्स के कॉम्बिनेशन हैप्लोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, पर जीन की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी कि ये जीन एक पॉपुलेशन में 80% है तो 80% ही रहेगी, और अगर ये मतलब जो भी है, मतलब जीन्स की फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन होमोजाइगस हैप्लोटाइप कॉम्बिनेशन यानी A1 B1 और A2 B2, ये होमोजाइगस सिंगल कॉम्बिनेशन है। होमोजाइगस डबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? A1 B2 A1 B1, यानी A1 यानी एक जीन जो है ना, दो जीन्स आपस में सेम होनी लाजमी है, तो क्या होता है, वो होमोजाइगस डबल हो जाता है, और होमोजाइगस सिंगल भी होता है। ठीक है, हैप्लोटाइप बुक में इसकी एग्जांपल लिखी है, आप देख लीजिएगा। अगर होमोजाइगस हैप्लोटाइप कंबाइन होते हैं, हैप्लोटाइप कॉम्बिनेशन, द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम एंड देयर विल बी नो रिकम्बिनेशन, बट इन डबल। अब आप देखो ना, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब अगर यहाँ पे A1 B1 है, सपोज कर लें यहाँ पे भी A1 B1 आ जाता है, रिकम्बिनेशन हो भी जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर B1 यहाँ पे आ जाएगा तो B1 यहाँ पे आ जाएगा। B1 यानी रिकम्बिनेशन नहीं होगी। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में रिकम्बिनेशन हो भी अगर, तो वो फायदे कोई नहीं है, वो सेम जीन्स ही ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, यानी रिकम्बिनेशन नहीं होती। बट इन डबल हेट्रोजाइगस रिकम्बिनेशन चेंजेस द हैप्लोटाइप फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब अगर यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि A1 B1 है और A2 B2 है, यानी हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है, तो आप अगर क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं या रिकम्बिनेशन करवा रहे हैं, तो अगली जनरेशन में ए से, ये मेरी ए जनरेशन है, ये मेरी ए जनरेशन है, और यहाँ पर जो मेरी ए बार यानी अगली जनरेशन आएगी ना, उसमें मैं इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज देख सकती हूँ। हो सकता है कि अगली जनरेशन में A1 B1 और A2 B2 की बजाय A1 B2 और A2 B1 आ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा पॉपुलेशन में आ जाए। ठीक है, चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई हर बात? आगे हम चलते हैं। व्हेन रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन दिस कॉम्बिनेशन,
A1 B यानी जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं ऑपोजिट हैं, हेटेरोजाइगस हैं, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, द नंबर ऑफ A1 B1 हैप्लोटाइप्स इज डिक्रीज्ड व्हेन इट टेक्स प्लेस इन एन A1 B2 A2 B1 कॉम्बिनेशन। इसमें आप देखें कि A1 A2 B2 B1 यहां पर था A1 A2 B1 B2। अब कुछ इसको जरा फोकस करने की कोशिश अगर आप करेंगे, अगर ये कॉम्बिनेशन होता है, जरा सा आप सोचें रिकम्बिनेशन अगर होती है तो कौन सी जीन ज्यादा पॉसिबल है कि हो जाएगी इंक्रीज। सोचें, ये देखें, ये A1 ये B1 A2 और B2, A1 B1 हैप्लोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वही बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं, जब रिकम्बिनेशन हो जाएगी तो यहाँ B2 आ जाएगा। तो जो ये हमारी इनिशियल कॉम्बिनेशन था ना, फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में उसकी कम होना शुरू हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में लाजमी होती ही होती है। तो जो हमारा पेरेंट सीक्वेंस था ना, इसकी ये वाला जो ओरिजिनल हमारा कॉम्बिनेशन था, ये नेक्स्ट जनरेशन में आपको डिक्रीज नजर आएगा बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लाजमी हो नहीं सकता, अब अगर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों पार्ट्स की हो रही है तो ठीक हो सकता है थोड़ी बहुत क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए और ये यही सीक्वेंस मेंटेन रहे, पर ये कम चांस होता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगली जनरेशन में डिक्रीज हो जाएगी, यही बात उसने की है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो हमारे पास A1 B2 B1, द नंबर ऑफ A1 B1 इज इंक्रीज। अगर मैं A1 B2 और A2 B1 ले लेती हूँ, इसको मैं कह देती हूँ कि ये B1 है, ठीक है। अब बताएं, B1 की क्रॉसिंग ओवर B1 के साथ ही होगी तो यहाँ तो B1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या A1 और B1 का कॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा नहीं है? अगर तो ये कॉम्बिनेशन आएगा क्रॉसिंग ओवर के बगैर, तब भी पॉपुलेशन में एज इट इज ये आ जाएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है इस पार्ट की, यानी A1 B1, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ही फ्रीक्वेंसी कम होती थी ना। अब अगर क्रॉसिंग ओवर में यहाँ B1 नहीं है, B1 आ जाता है, तो A1 B1 ही अगली जनरेशन में जाएगा। अब सपोज करें आप ऊपर भी क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो वहां भी चेंज आ जाएगी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में, यानी यहाँ पे A2 आ जाएगा A1 आ जाएगा। बट अगर मेजोरिटी की हम बात करें, हमारे पास दो कॉम्बिनेशन क्या ला रहे हैं, A1 B1, एक तो ये फॉर्म, एक यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो भी हमारे पास A1 B1 आएगा। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में A1 B1 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई इस पैराग्राफ की? आई होप अब आपको समझ आ जाएगी। द नंबर ऑफ A1 इज इंक्रीज टू बी एग्जैक्ट हाफ द जीन्स ऑफ एन A1 B1 A2 B2 double heterozygous are A1 B1 when recombination hits between the loci, the frequency of A1 B1 decreased by an amount -1/2. Similarly, recombination in an individual increase the frequency of A1 B1 by an amount +2. अब हमने वो ये कह रहा है कि इनकी जो कॉम्बिनेशन की जो A1 B1, जहां पे मैंने पहले केस में हमारा फर्स्ट केस था दिस केस, इस केस में जो डिक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, वो उसने बताया कितनी हो रही है, -1/2। और इस केस में जो A1 B1 की इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, +1/2, मतलब 1/2 ही। 1/2 को डिक्रीज भी 1/2 फैक्टर से हो रही है और इंक्रीज भी 1/2 फैक्टर से ही हो रही है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। The frequency of A1 B1 A2 B2 heterozygous in the population is 2AD and of this 2BC। अब देखो आप ये बात करो, हार्डी विनबर्ग में जब हम हेटेरोजाइगस को लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको 2AB करते थे। याद करें, जो हेटेरोजाइगस होता था, एक हमारा होमोजाइगस होता था जिसको हम A कहते थे, प्लस मतलब 2PQ कहते थे, P कहते थे, और दूसरा होमोजाइगस कॉम्बिनेशन जो अलील का होता था उसको हम Q² कहते थे, यानी P² Q² प्लस 2PQ। तो हेटेरोजाइगस है ना, ये कॉम्बिनेशन भी तो हेटेरोजाइगस है ना, 2PQ बन रहा है। तो यहाँ पे हम 2PQ नहीं करेंगे बल्कि क्या लिख देंगे, 2PQ की जगह पे ये A1 क्या था, A1 क्या था, A, हमने ऊपर यहाँ पे इनको सेट किया था। A1 B1 क्या था, A1 B2 क्या था, B, A2 B1 क्या था, C, A2 B2 क्या था, D। ये हमने ऊपर सेट किए थे, ठीक है। तो आप देखेंगे टेक्स प्लेस इन एन A1 B1 A2 B2 इंडिविजुअल्स। तो इसको जब हम सेट करेंगे तो जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जाहिर बात है हमने इनको उस तरह ही लिखना होता है हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इन द पॉपुलेशन इज 2AD। इसकी जो
A1B1 इंटू A2B2, ये A1B1 हमारा A था, A1B1 A था, A2B2 D था। यस यू आर राइट। तो ये बन जाएगा 2A D, ये हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है मेरा, ठीक है, ये हम 2 लोकस लेके चल रहे हैं, तो ये 2AD हो जाएगा। अब आपने PQ नहीं यहाँ पे लिखना गलती से भी, क्योंकि P और Q सिंगल अलील्स थे, सिंगल लोकस की बात हो रही थी। अब यहाँ पे हम डबल लोकस लेके चलना है। ये A के अंदर, इस A के अंदर 2 अलील्स, देख 2 लोकस हैं, 2 लोकस के 2 अलील्स हैं, A1B1, और इस D के अंदर 2 लोकस आ रहे हैं, A2B2। सो ये हेट्रोजाइगस थे, तो हमने इनको क्या कर दिया 2AD। सिमिलरली A1B2 वाला कॉम्बिनेशन जो है उसको मैं कर दूंगी 2BC। A1B2 B के बराबर था, स्मॉल b के, और A2B1 स्मॉल c की इक्वल किया था मैंने स्टार्ट में, ठीक है, समझ आ गई। अगली बात करते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ A1B1 into A2B2 heterozygous in the population is 2AD and this is okay, we heard it. The frequency at which the alleles at two loci are recombined per generation is defined as R. अब रिकम्बिनेशन हो रही है तो वो किस फैक्टर से हो रही है, उसकी डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन किससे हो रही है, R से हो रही है। किसी भी पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी हम अब फ्रीक्वेंसी में लेके चल रहे हैं, तो रिकम्बिनेशन को मैं R से रिप्रेजेंट करूंगी। R can theoretically have any value up to a maximum of 0.5 if the loci are on different chromosome. R is between 0 and 0.5 for loci on the same chromosome depending on the how tightly linked they are. अब अगर आप ये देखें ना रिकम्बिनेशन, तो वो ये कह रहा है कि जो R की वैल्यू है ना रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में, वो 0.5 है। 0.5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। 50% से ज्यादा चांसेस, आप 50.5 को 50% कहते हैं और 1 को 100% कहते हैं। ये मतलब इस बात का ये है कि यहाँ पे जो आ रही थी लिंकेज इक्विलिब्रियम में अगर हम देखते हैं, तो इसके पास भी इक्वल चांस, ये भी इक्वल 25 25 25 25, ठीक है, यानी ए और बी की जो आर फैक्टर है, अगर हम इनकी रिकम्बिनेशन करवा रहे हैं तो वो हो रही है, फुली हो रही है, फुल इंडिपेंडेंट तरीके से हो रही है, यानी बी और बी आपस में मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये जो रिकम्बिनेंट जीन्स बन रही हैं, ये भी 50-50% चांस रखती हैं, पॉसिबिलिटी रखती हैं, ये भी 50-50% चांस पॉसिबिलिटी रखती है। यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट जीन है डिसइक्विलिब्रियम में, यहाँ पे आर जो है ना वो मैक्सिमम नहीं होगा, रिकम्बिनेशन नहीं पॉसिबल हो रही इतनी जल्दी, क्योंकि करीब करीब है जीन्स आपस में, इनकी रिकम्बिनेशन थोड़ी मुश्किल है। तो इसके बाद ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ना, ये 50%, 0.5 की आर, इनकी आर की वैल्यू 50% यहाँ पर चांस देकर नहीं आ रहे हैं, ये कितना चांस दे कह रहे हैं, लेस देन 50, यानी कितना है, मिनिमम कितना जा रहा है, 1% चांस है, 1% के बाद तो जीरो हो जाता है, यानी कोई है ही नहीं चांस ही। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, 1% मिनिमम है, ठीक है, समझ आ गई। आगे चलते हैं। सो व्हाट्स नेक्स्ट, यस ओके, अगर सेम क्रोमोसोम पर हैं तो 0.5 50% चांस है, हमने सेम पर ही रहना है, हम तो 2 क्रोमोसोम वाला केस नहीं लेके चल रहे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी एक इक्वेशन है, नेक्स्ट जनरेशन की फ्रीक्वेंसी निकल आई है, मैथमेटिकल वैल्यू ये है, क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस हैप्लोटाइप्स क्या बनती है, ए बार नेक्स्ट जनरेशन A-1, A-1/2 R2AD प्लस 1/2 R2BC, ठीक है, A बार इज इक्वल्स टू, ये नेक्स्ट इक्वेशन है, मैं इसको चेंज करूंगी, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट। ए बार जो है वो, ये मेरी वैल्यू जो है ना ए के इक्वल मैंने कर दी है, ठीक है, माइनस आर, ये ए से यहाँ से मैंने इसको कॉमन ले लिया, -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आर कॉमन ले लेना आपने, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, A माइनस आर AD माइनस BC, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास एट द एंड। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद A बार इज इक्वल टू A माइनस आर AD माइनस BC। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन निकल आई है हैप्लोटाइप्स की। Now the expression AD minus BC is simply equal to the linkage disequilibrium. ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ये लिंकेज के डिसइक्विलिब्रियम का है, AD माइनस BC। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सोचेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम अब कहाँ से आ गया, देखें डिसइक्विलिब्रियम ये है कि ये हमने तो केस तब बनाया था ना जब लिंकेज इक्विलिब्रियम था, तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, पर ऐसा नहीं होता है कि लिंकेज इक्विलिब्रियम ही मेंटेन हो भी तो सकता है कि ये जीन्स आपस में समवट एक दूसरे के साथ एसोसिएट इस तरह की करती हो कि ये इंडिपेंडेंट ना हो, इनकी क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन भी ना हो रही हो,
एक तो फैक्टर रिकम्बिनेशन हो गया ना, रिकम्बिनेशन हो रही है या नहीं हो रही है। एक फैक्टर ये भी तो हो सकता है कि ये A1 और B1 का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग हो, यानी कि जो इनका ये आपस में इनके इक्वल चांसेस ना हो कि जो है B1 इंडिपेंडेंट इससे ना हो, और ये B1 और A1 का कॉम्बिनेशन ही मेंटेन रहे, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम है ना, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन अगर आती है इन केस, तो ये देखें AD माइनस BC है, ये जो फैक्टर है ना आ गया, आपने देख लिया कि इक्वेशन जब आपने बनाई सॉल्व की, तो जो AD माइनस BC है ये मेरा D है, डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। अब आप अगर यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालें, डी की वैल्यू फाइंड आउट करें कि चलो मैं ये देख लेता हूँ, मुझे ये पता चल जाए कि मेरी जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है वो आपस में कितनी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कितना डिसइक्विलिब्रियम है, कितना डिसइक्विलिब्रियम लिंकेज है इनका, तो वो देख लेते हैं। वो उसके लिए फिर हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, और वो यही है कि इसमें जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन आई, ए बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे हम, ए की फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे हम, बेसिकली क्या थी P1Q1 प्लस डी माइनस आर इंटू डी। अब ये जो ए डी है ये डी के इक्वल रखते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ आप आर इंटू डी कर देंगे, ठीक है, और ये ए की वैल्यू क्या थी P1Q1 प्लस डी, ये पूरी ऊपर हमने इक्वेशन जब बनाई थी तो ये हमने लिखी थी ए की वैल्यू, ठीक है, P1Q1 प्लस डी, और ये जो R इंटू डी, ठीक है। अब नेक्स्ट में जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले आऊंगी, P1Q1 को A प्राइम माइनस P1Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस आर डी, और जब मैं इस तरह इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास D की वैल्यू ये कुछ ऐसे है कि द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, सो वी कंसीडर इट एज D बार। अब ये जो ये साइड है ना इक्वेशन की, ये भी लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम है ऑल्सो, ये था ये भी लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम था, लेकिन जो ये इक्वेशन है ये भी लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम को ही शो कर रही है, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम को शो कर रही है कैसे, P1Q1 है, ठीक है, A1 B1 है, Q1 है। अब इसको मैं अब इसकी A1 A अगली जनरेशन है, यानी मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रही हूँ इसकी अगली जनरेशन के अंदर से, ये मेरी P1Q1 A1Q1 मेरी फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं माइनस कर रही हूँ अगली जनरेशन की पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर से, तो मेरे पास ये जो वैल्यू बन रही है यानी उसकी वैल्यू चेंज आएगी, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, तो ये भी समवट डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं इसको डी बार कर दूंगी, ये भी डी है ये भी डी है, ठीक है, तो ये डी बार इज इक्वल टू 1 माइनस आर डी। In the absence of selection and in infinite random meeting population, the amount of linkage disequilibrium undergoes exponential decay at a rate equal to the recombination rate between the two loci. ठीक है, cool, आसान। In other words, the difference between the actual frequency of a haplotype such as A1, B1 and the random proportion P1, Q1 decreases each generation by a factor equal to the recombination rate between the लोकाए। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सिलेक्शन को खत्म कर दो, रैंडम मीटिंग करवा रहे हैं एक पॉपुलेशन में, तो जो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की अमाउंट है अंडरगोज एक्सपोनेंशियल डिके, कितना डिके करेगी, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम आपको कम होता नजर आएगा, ठीक है, यानी डिके उसकी नजर आएगी एट द रेट इक्वल टू द रिकम्बिनेशन रेट। अब जितना ज्यादा रिकम्बिनेशन का रेट होगा उतना ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम लिंकेज कम होगा। क्यों, देखो रिकम्बिनेशन जब जिन जीन्स की हो रही थी तो हम यही तो बात कर रहे थे कि ये देखो ये तो करीब करीब है, तो ये तो जुड़े हुए हैं, इनकी रिकम्बिनेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि समवट ए बी यही कॉम्बिनेशन अगली जनरेशन में ज्यादा चांसेस है पॉसिबल होने के। रिकम्बिनेशन नहीं तो इनको डिपेंडेंसी का हमें बताया था कि अच्छा ए और बी तो एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंट है, ये बी यहाँ भी जा सकता है, ये बी यहाँ भी आ सकता है, ये ए यहाँ भी आ सकता है, ये ए यहाँ भी आ सकता है, ये देखें इस केस में। तो जितनी ज्यादा रिकम्बिनेशन होगी उतना ज्यादा हम कहेंगे कि लिंकेज इक्विलिब्रियम है, जितनी कम रिकम्बिनेशन होगी उतना हम कहेंगे कि लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम को ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो वही बात आगे उन्होंने, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्लोटाइप्स and the random proportion decreases each generation by a factor equal to the recombination rate between the loci। अब A1 और B1 जो हैप्लोटाइप है और इनकी जो रैंडम प्रोपोर्शन है हर जनरेशन में डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है A1 के साथ B2 भी आ सकता है,
A1 के साथ B2 भी आ सकता है और B1 के साथ A2 भी आ सकता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हो रही है। इसका क्या मतलब है? डिक्रीज़ हो रही है इनकी प्रोपोर्शन अगर एक पॉपुलेशन से A1 B1 की, तो इसका मतलब है कि वो क्रोमोसोम्स, ये जो जीन्स हैं आपस में ये इंडिपेंडेंट हैं, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, ये मूव कर रही हैं, जंप कर रही हैं, तो इंडिपेंडेंस है। तो ये कह रहा है कि ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में डिक्रीज़ हो रही है ना, ये किसके बराबर है? एक जनरेशन, ये किस फैक्टर के इक्वल है? रिकॉम्बिनेशन के इक्वल है। जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन रेट होगा बिटवीन द 2 लोकाई, उतना ही कम A1 B1 आपको अगली जनरेशन में दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि A1 B1 आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक-दूसरे से। समझ के बात? आगे चलते हैं। ओवर टाइम एनी नॉन रैंडम जेनेटिक एसोसिएशन विल डिसअपीयर। ठीक है? कोई आपको वक़्त के साथ-साथ आप ये देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन की वज़ह से आपको जेनेटिक एसोसिएशन 2 जीन्स के आपस में जुड़ना या डिपेंडेंट होना है, को-डिपेंडेंट होना है एक-दूसरे पे आपको आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? द हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन द मोर रैपिड द डिस्ट्रक्शन। द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इज़ 1/2, यानी हाईएस्ट चांस कितना है रिकॉम्बिनेशन का? 50-50। देखो ना, 50% है। अब अगर आप कहते हो कि नहीं 50% क्यों? ये देखो, ए और बी का कॉम्बिनेशन 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये अगली जनरेशन में ये आएगा। ए और बी ये भी आ सकते हैं 50%। 25, 25, 25, 25 लिखा हुआ है। आप इसको इमेजिन कर लें क्योंकि उन्होंने 100% को इक्वल किया हुआ है। 100 में से 25 ये चांस इक्वल चांस लेके आएँगे, इक्वल परसेंटेज के साथ आएँगे। ये कैपिटल ए, बी, स्मॉल बी के साथ भी आ सकता है। यानी ये स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी आ सकता है और ये कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल बी के साथ भी आ सकता है। तो ये भी 25%, यानी अगर देखा जाए तो अगर हम इन दोनों की भी बात करें तो ये 50-50% चांस से कह रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो हम 25 यानी इक्वल परसेंटेज के साथ आ रहे हैं। तो 1/2 हाफ फैक्टर के साथ आ रहे हैं, ठीक है? अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं ये 35%, ये 45%, ये 10%, 20%, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक कॉम्बिनेशन ज़्यादा पॉसिबल है, यानी ए और बी, ये मैं कह रही हूँ कि इनका कॉम्बिनेशन ना ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो इट मीन्स कि फिर मैं ये भी कह रही हूँ कि ए और बी आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं ज़्यादा, ठीक है? तो हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। सो हमारा कॉम्बिनेशन 51/2 आर की जो मैक्सिमम वैल्यू वो R/2 है, ना किसी वैल्यू, ना किसी जीन की R 50% से ज़्यादा है, ना ये मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती। सो जेनेटिक एसोसिएशन परसिस्ट लॉन्गर फॉर टाइटली लिंक्ड लोकाई। जितना ज़्यादा लोकस एक-दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड होंगे, जुड़े होंगे, यानी डिस्टेंस जितना कम होगा ना, उनमें जो जेनेटिक एसोसिएशन है ना, वो ज़्यादा देर तक रहेगी, ठीक है? यानी वो एक-दूसरे के साथ एसोसिएट ही रहेंगे। जितना डिस्टेंस 2 जीन्स में कम होगा, उतना वो काम करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आवर टॉपिक इज़। आई होप आपको हर चीज़ इस टॉपिक की समझ आ गई होगी और इक्वेशंस आप लोगों ने खुद ही याद करनी है, नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़।